नमस्कार, संपूर्ण भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संपूर्ण भारत में बात होगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, हर राज्य हर हलचल की। और शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की खबर के साथ करेंगे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर मोहम्मद बिन जायद का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो करते नजर आए। पीएम मोदी और बिन जायद करीबन 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करके दुनिया को दोस्ती का संदेश दे रहे थे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद गुजरात वाइब्रेंट समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो यूएई और भारत ने दोस्ती की गजब मिसाल पेश करी है। ये इस समय के लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता हुई है क्योंकि डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात और भारत का डेलीगेशन भी इस दौरान मौजूद था। जो भी समझौते या यूं कहें कि एमओयू साइन हुए हैं उनको आपस में एक्सचेंज किया है। तो बेहद खास मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का निरीक्षण किया। इस पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का शुभारंभ हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात आज से 20 साल पहले गुजरात में लाया गया था। पीएम मोदी की सोच से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई। वाइब्रेंट गुजरात के जरिए गुजरात के कोने कोने तक का विकास पहुंच रहा है। नया निवेश और उद्योग आया जिससे गुजरात के लाखों युवाओं को रोजगार और नए अवसर मिले हैं। आज गुजरात के सभी नागरिक पीएम मोदी का स्वागत और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का स्वागत करने के लिए तैयार नजर आए। सभी तरह की तैयारियां पूरी की गई थी। गुजरात के विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन पर कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास हो रहा है और गुजरात इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश के विकास और गरीब कल्याण से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच सकेगा। हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और हम सब उसी में भाग लेने के लिए आए हैं। और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश का जो विकास हो रहा है, गरीब कल्याण हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, उसमें सभी लोगों का सहभागिता रहे, यही उम्मीद। जो आर्थिक विकास हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के पहले दिन गांधीनगर में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होटा के साथ द्विपक्षीय बैठक करते नजर आए। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे का आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी का गुजरात पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनके समेत कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार स्वागत किया था। आपको बताते चलें कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ग्लोबल ट्रेड शो और 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन पीएम मोदी ने आज ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल जवानों और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अभियान पर काबू पाया और उस दौरान कैंप पोटकपल्ली से 1 किलोमीटर दूर से एक आईडी मिला जिसका वजन लगभग 15 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल इसे टीम ने निरस्त कर दिया है। अब सीआरपीएफ और जिला बल के जवान जरूरी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं।
तो चलिए असम का रुख करते हैं। गुवाहाटी में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल से होगी। राहुल गांधी की यात्रा को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा मणिपुर से मुंबई तक निकाली जाएगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए असम में कांग्रेस के सभी नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद गंभीर है। राहुल गांधी की रैली को इजाजत देने पर गहनता से विचार चल रहा है। हम विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद हम यात्रा पर और कोई निर्णय जारी कर पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बयान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, अभी तक तो इजाजत तो दे देनी चाहिए थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक नहीं है, बल्कि देश में प्यार और भाईचारा रहे, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के सदस्यों ने अपने लंबित बिलों को जारी करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की तादाद में टीचर्स ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। ओडिशा का रुख करेंगे। ओडिशा के मयूरभंज के सिमिलीपाल के जंगल से एक काले बाघ के परिवार का वीडियो वायरल हो रहा है। काले बाघ के दिखने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। वीडियो में नजर आ रहा है कि 4 काले बाघ रात में घने जंगल में घूम रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में अतीत में काले बाघों के दुर्लभ दर्शन हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से काले बाघ इस क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। वीडियो को देखकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था हाई कर दी गई है। तो बेंगलुरु का रुख करेंगे। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप कंपनी के सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद शव को बैग में भरा टैक्सी से बेंगलुरु चली गई। गोवा पुलिस की जानकारी के बाद कर्नाटका पुलिस ने सूचना पर उसके बेटे के शव के साथ में महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला की पहचान 39 साल की सूचना सेठ के रूप में की गई है। वो स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर है। सूचना पाकर के बेटे का मर्डर क्यों किया गया, इस बात की भी जानकारी ली जा रही है। इसकी वजह पुलिस ने नहीं बताई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पति से विवाद की वजह से उसने ये कदम उठाया है। महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक खास विधायक रविंद्र वाइकर ईडी के शिकंजे में आ गया है। जांच एजेंसी की टीम ने मुंबई में शिवसेना विधायक रविंद्र वाइकर से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करी। छापेमारी को लेकर के ईडी ने कहा, जागेश्वरी में 500 करोड़ के एक लग्जरी होटल के निर्माण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक रविंद्र वाइकर और उनके सहयोगियों से जुड़े 7 जगहों पर छापेमारी की गई है। ये मामला भूमि उपयोग की शर्तों में कथित तौर पर हेरफेर करके जागेश्वरी में होटल के निर्माण से जुड़ा हुआ है। साल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार कुल 26 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। इसके अलावा कई कोच और संस्थाओं का भी सम्मान किया गया, जिन्होंने देश में खेल में अपना योगदान दिया है। इस साल खेल रत्न सम्मान पाने वाले सात्विक साई राज, रंकिरेड्डी, चिराग शेट्टी अपने पुरस्कार लेने के लिए सम्मान समारोह में मौजूद नहीं थे। ये दोनों खिलाड़ी मलेशिया ओपन में भाग ले रहे हैं। ये टूर्नामेंट आज से ही शुरू हो रहा है और ओलंपिक कोटे के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस वजह से देश के सभी बैडमिंटन खिलाड़ी मलेशिया में हैं। साल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार कुल
26 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। इसके अलावा कई कोचेज और संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने देश में खेल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इस साल खेल रत्न सम्मान पाने वाले सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी अपने पुरस्कार लेने के लिए सम्मान समारोह में मौजूद नहीं थे। वो अपना कर्म कर रहे थे। ये दोनों खिलाड़ी मलेशिया ओपन्स में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये टूर्नामेंट आज से ही शुरू हो रहा है और ओलंपिक कोटे के लिहाज से बेहद खास है। इस वजह से देश के सभी बैडमिंटन के खिलाड़ी मलेशिया में हैं। अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा हो या राजस्थान, इन तमाम राज्यों के लिए जो ज्यादातर हिस्से हैं उनके लिए कोल्ड डे से लेकर के सीवियर कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक देश के इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड का जिक्र करेंगे। उत्तराखंड में सर्दी का सितम बरकरार। मौसम विभाग ने आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं, जिससे कोहरे में राहत जरूर मिलेगी। तो वहीं 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का मंगलवार को पूरे उत्तराखंड में असर रहा। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो कहीं कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर बूंदाबांदी की भी संभावना है। बारिश और बादलों के आने से कोहरे से राहत जरूर मिलेगी। बुधवार से फिर से मौसम एक बार फिर से शुष्क बना रहेगा। पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कमी रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश इक्का दुक्का जगहों में और जगह भी। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून, विकासनगर, झाझरा में क्लोरीन गैस के रिसाव से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने सुबह 4 बजे पुलिस को फोन करते हुए इत्तला दी थी। व्यक्ति ने बताया कि इलाके में किसी गैस के रिसाव की वजह से उनका दम घुट रहा है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत एसएसपी अजय सिंह ने मामले में मोर्चा संभाला। गंभीरता से लेते हुए अपनी टीम के साथ मोर्चा संभालते नजर आए। सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ फायर टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि खाली प्लॉट में क्लोरीन सिलेंडर्स में लीकेज हो गया था। इसकी वजह से आसपास के स्थानीय लोगों का दम घुटने लगा था। देहरादून के विकासनगर से बड़ी खबर थी। को लेकर आपको मामला है। ये रात्रि 3 बजे सूचना आई थी, एक गार्ड है यहाँ पर, इनके द्वारा सांस लेने और कुछ गैस रिसाव की सूचना दी गई थी। मौके पर जब पुलिस आई तो देखा खाली प्लॉट है यहाँ झाझरा में, जहाँ पर 5 सिलेंडर बड़े पड़े हुए थे फ्लोरिन के। तो उसको देखा गया कुछ रिसाव हो रहा था, तो फायर सर्विस को फिर एनडीआरएफ को उसको बुलाया गया, एसडीआरएफ को बुला लिया गया, क्योंकि यहाँ पास कॉलोनी भी है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन लोगों को घर खाली करा के सेफ जगह पर भेज दिया गया। अब ये सिलेंडर को यहाँ से हटाकर सेफ जगह लेके डिस्पोज करने की कार्रवाई चल रही है। मैंने पता करा तो गैस लीक हो रही थी, रिसाव हो रहा है, जिससे जहरीली हवा चल रही है। गांव वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जानवरों को परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो प्लॉट का मालिक है, रात से उनसे कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। उनको बताया गया है कि आपके यहाँ पाइप पड़े हुए हैं, उनसे गैस लीक हो रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है जानवर को, बच्चों को, और आंखों में जलन, ये इसका मेन सिम्टम आ रहा है। और जो कि ये तकरीबन ये रिहायशी इलाका है, जिस जगह में ये रखे इन्होंने सिलेंडर रखे हुए थे, उसके चारों तरफ मकान है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। क्या ये जो प्लॉट में जो सिलेंडर रखे थे इसकी जानकारी आप लोगों को पहले किसी को जानकारी नहीं है। हमारे ग्राम के प्रधान जी हैं, पूछ लो उनको भी अगर जानकारी हो। कोई नॉर्म्स होते हैं सिलेंडर रखने के, उसको रखने चाहिए ना। पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से पहले बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से आने पहले राम मंदिर बड़ा हथकंडा है। मैं अल्लाह की कसम खाती हूं, जब तक मैं हूं
हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं और 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते नजर आए। सबसे पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके वहां पर रामलला की पूजा आरती करी है। तस्वीरें आपको दिखा रही। यूपी के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी को बंद रहेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने इस दिन राज्य में शराब की सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश भी दिए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भगवान श्री राम मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लग गया है। ऐसे 13 और सोने के दरवाजे अगले 3 दिनों में लग जाएंगे। राम मंदिर के पहले दरवाजे की जो तस्वीर सामने आई, उसमें दिख रहा है कि दरवाजे के बीच के पल्ले में 2 हाथियों की तस्वीर है, जो स्वागत की मुद्रा में यानी कि नतमस्तक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। उसके ऊपरी हिस्से में महल नुमा आकृति बनी हुई है, जैसे छज्जा होता है, जिसमें 2 लोग जो हैं हाथ जोड़कर खड़े हैं। दरवाजे के निचले हिस्से में 4 खाने में सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो कि मन को मोह रही है। गणतंत्र दिवस 2024 से पहले कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। सुरक्षा बलों के अलग अलग विभागों ने ठंडी सुबह में परेड रिहर्सल में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि हर साल गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की रिहर्सल करीबन 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर घने कोहरे के बीच जवानों का जोश हाई नजर आ रहा है और ये रिहर्सल करीबन 1 महीने तक चलती है। हमारे देश के कई राज्यों में स्थित पक्षी अभयारण्य यानी कि सेंचुरीज में खूबसूरत और दुर्लभ पक्षियों का डेरा है। कई वर्ल्ड सेंचुरीज में सर्दियों के दौरान बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। आज ओडिशा के चिल्का लेक की तस्वीरें सामने आई। बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी देखे गए। ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है। ये कहते हैं भारत की संस्कृति है, अतिथि देवो भवा। और ये प्रवासी पक्षी गर्मी पाने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि जब अन्य राज्यों में, अन्य देशों में गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ठंडे प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। ओडिशा की झील, चिल्का झील की तस्वीरें, जहां पर प्रवासी पक्षियों का बाहुल्य नजर आ रहा है। संपूर्ण भारत में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।